सेल्फी वीडियो न बनाएं, घाट पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है। व्यवस्था अच्छी पर भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है और भीड़ इतनी है स्टेशन पे कि लोग खिड़की से भी ट्रेन में बैठने जा रहे हैं। आज के ललन टॉप शो में हम बात करेंगे महाकुंभ से जुड़े अपडेट्स की। माघ पूर्णिमा के दिन होने वाले अमृत स्नान पर्व पर क्या स्थितियां रहीं, ट्रेन्स और सड़कों पर क्या हाल रहा, ये भी जानेंगे। फिर चलेंगे बेंगलुरु। यहाँ एरो इंडिया में एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स चीफ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की कार्यक्षमता पर सवाल उठाए हैं और बहस फिर से शुरू हो गई है कि लंबित तेजस एयरक्राफ्ट कब मिलेगा। साथ ही होंगी दिन की अन्य सुर्खियां। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by Bank of Maharashtra and ITEL. सबसे पहले बात महाकुंभ की। आज 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित अमृत स्नान के दिन फिर से संगम घाट पर श्रद्धालुओं का हुजूम देखा गया। संगम में और क्या हुआ बताते हैं, लेकिन उससे पहले यातायात का हाल ले लेते हैं। सबसे पहले हाल रेलवे का। रेलवे में भारी भीड़ और तोड़फोड़ की घटनाओं के ब्यौरे अब भी सामने आ रहे हैं। हालांकि इनसे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि घटनाएं अब भी जारी हैं, लेकिन इनसे ये पता चलता है कि समस्या कितनी बड़ी थी। एक आवश्यक सूचना यात्री बंधुओं को सूचित किया जाता है कि आज पवन एक्सप्रेस को डाइवर्ट कर दिया गया है। यह ट्रेन आज प्रयागराज जंक्शन नहीं जाएगी। रेलवे प्रशासन के द्वारा आज स्पेशल ट्रेन चलाया गया है। कृपया स्पेशल ट्रेन का इंतजार करें। धन्यवाद। ऐसे अनाउंसमेंट तकरीबन हर उस रेलवे स्टेशन पर हो रहे हैं जहां से गुजरने वाली ट्रेन प्रयागराज या कुंभ जा रही है। स्टेशन पर पुलिस की भारी तैनाती है। हालांकि इन तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी आलम यह है कि जो ट्रेन के अंदर है उसका बाहर निकलना मुश्किल है और जो बाहर है उसका अंदर आना। इस भीड़ को संभालने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनसे पता चला कि लोगों ने कई घंटों तक खड़े होकर सफर किया। कहीं कहीं भीड़ उग्र हो गई, इतनी उग्र कि ट्रेन के एसी कोच की खिड़की और शीशे तोड़ दिए। स्क्रीन पर जो आप दृश्य देख रहे हैं वो बिहार के कटिहार से है। बिहार के जोगबनी से प्रयागराज के रास्ते दिल्ली जा रही सीमांचल एक्सप्रेस कटिहार स्टेशन पर रुकी थी। जो यात्री ट्रेन में चढ़ गए थे उन्होंने ट्रेन की खिड़की और दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों का ट्रेन के अंदर आना मुश्किल था। बाहर खड़े लोगों ने खिड़की और दरवाजे खुलवाने की कोशिश की तो बहस हो गई। बहस बढ़ी तो लाठी डंडे से खिड़की पर बैठे लोगों पर वार किया गया। वहीं भोपाल से वाराणसी वाया प्रयागराज जाने वाली महाकाल एक्सप्रेस में भी भीड़ की यही स्थिति देखी गई। लोग बाग आरक्षित डब्बों के साथ साथ शौचालय तक खचाखच भरे देखे गए। बिहार के अन्य इलाकों से भी इसी तरह के दृश्य सामने आए। इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोग खिड़कियों से घुस रहे हैं, जगह नहीं है बैठने तक। देखिए आप, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है और भीड़ इतनी है स्टेशन पे कि लोग खिड़की से भी ट्रेन में बैठने जा रहे हैं और खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने अच्छी करी है। बाकी सारी व्यवस्था अच्छी है, बस भीड़ बहुत है। लेकिन ट्रेनों के मुकाबले सड़कों पर यातायात की व्यवस्था में सुधार देखा गया। अधिकारियों के दावे आए कि 11 फरवरी की शाम ढलते ढलते शहर में लग रहे जाम को कंट्रोल कर लिया गया। व्यवस्था काफी अच्छी है, क्राउड मैनेजमेंट हम लोग का बढ़िया है। कहीं कोई ऐसा कोई क्राउड का दबाव की स्थिति नहीं बनी है कि जो नियंत्रित नहीं हो पाई हो। सब अच्छे से सारी चीजें नियंत्रित हो रही हैं और हमारे पार्किंग्स, हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन्स सभी एक्टिवेटेड हैं। 11 फरवरी की आधी रात से ही कुंभ की मॉनिटरिंग के लिए बने वॉर रूम में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे, जहां वो मेला क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर पल पल के अपडेट्स ले रहे थे। और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए,
प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें। इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो, या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई, इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई, और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है। प्रयागराज को जाम से छुटकारा तो दिला दिया गया था, लेकिन महाकुंभ नगरी में श्रद्धालुओं का हुजूम खचाखच भरा रहा। 11 फरवरी की आधी रात से ही लोग स्नान करने पहुंचने लगे। मीडिया ने जब तैयारियों को लेकर सवाल पूछे तो मिले जुले रिएक्शंस सामने आए। भीड़ तो बहुत है, बट व्यवस्था इतनी अच्छी है कि कोई भी दिक्कत नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी है, लेकिन वीआईपी कल्चर थोड़ा कहीं ना कहीं परेशान। कुंभ नहाने आए हैं, पहली बार नहा रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुष्प वर्षा भी हुई, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है बार बार कुंभ लगे और बार बार नहाने आए। हर हर महादेव। वहीं सोशल मीडिया समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने कुंभ में मिल रही गैर सरकारी सेवाओं और सामानों की दुकानों पर ओवर प्राइसिंग यानी तय दर से ऊंचे दाम वसूलने की शिकायत की है। इसके बाद प्रयागराज प्रशासन की ओर से हिदायत सामने आई। इस समय अगर कुछ व्यक्ति अपनी कुत्सित मानसिकता के कारण, मुनाफाखोरी को बढ़ाने के कारण इस प्रकार की चीजों में लिप्त होते हैं, तो वो जिले की छवि को और प्रदेश की छवि को खराब करने वाला होता है। ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं और उन पे हम कड़ी कार्रवाई भी अभी करने जा रहे हैं। इसके अलावा राजनीति भी जारी रही, नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहे। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर चुके हो, कर लेंगे। अब फूंक फूंक के सरकार को कदम रखना चाहिए। 500 रुपए का एक पराठा मिल रहा है, तो जो लोग लाए थे पैसा, जो लोग पैसा लाए थे, वो पैसा भी खत्म हो रहा है लोगों का। तो उनको अगर जरूरत पड़े तो बाहर निकालने के लिए सब्सिडाइज करें, हर संभव प्रयत्न करें कि कैसे प्रयागराज में जो लोग इकट्ठा हैं वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सके। इसके अलावा कुंभ में क्या गतिविधियां रहीं, सुनते हैं ग्राउंड पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स से। आज ये एक प्रमुख स्नान था, वो पूरा हुआ बड़े धूमधाम से, बहुत सारी संख्या में लोग आए। तकरीबन सरकार ने बताया कि 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया और भीड़ ऐसी थी कि आप पूछिए मत। अब मेला समापन की ओर है। 26 फरवरी यानी शिवरात्रि के दिन मेला समापन होगा, लेकिन उसके पहले अभी शहर में क्या स्थिति है, कैसा रहा माहौल। मेले के अंदर माहौल बिल्कुल अच्छा रहा, खूब सारी संख्या में लोग आए, श्रद्धालुओं ने स्नान किया और जो शहर है, शहर की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रही। गाड़ियाँ जगह जगह नहीं फंसी, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। इसकी वजह ये है कि प्रशासन ने गाड़ियों को जिले के बाहर ही रोक दिया है। जैसे बनारस की तरफ से आएंगे तो गोपीगंज के पास में बहुत सारी गाड़ियों को रोका गया, पार्किंग में उन्हें लगवाया गया। नैनी की तरफ से, जो रीवा की तरफ से आते हैं, उधर का भी ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर रहा, क्योंकि उन्हें दूर में गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। लखनऊ की तरफ से, कानपुर की तरफ से सभी रास्तों पर कोई ट्रैफिक देखने को नहीं मिला। इसकी वजह यही थी कि दूर दूर गाड़ियों को रुकवा दिया गया, क्योंकि नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था। मेले के अंदर कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी। जो गाड़ियां पहले से मौजूद थी वही गाड़ियां अंदर चल रही थी। मेले के बाहर से कुछ जो VVIPs हैं उनकी गाड़ियां आ रही थी, जिनको अलग तरीके से लाया जा रहा था, वो आई होंगी तो आई होंगी, वैसे सामान्य गाड़ियाँ नहीं आई। और शहर में जो बाहर की गाड़ियाँ थी वो नहीं आई। इस वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रही। लेकिन 2 दिन पहले ये स्थिति बहुत बुरी थी, एकदम ध्वस्त थी। अब क्या है कि बहुत सारी गाड़ियाँ अभी वेट कर रही हैं बाहर। वो गाड़ियाँ जब छूटेंगी या जब आएंगी तब शहर में क्या स्थिति रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त हम संगम के घाट नंबर 38 पर हैं। जैसा कि आपको पता है, 12 फरवरी के दिन यानी आज के दिन माघी पूर्णिमा का स्नान था, जिसको लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। जैसे कि श्रद्धालुओं से लगातार ये अपील की जा रही थी कि जिन्होंने स्नान कर लिया है वो अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ें। पूरे कुंभ मेले क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया था, जो कि आज रात 11 बजे तक यानी 12 फरवरी की रात 11 बजे तक ये नियम लागू रहेगा। अब आप ये देख सकते हैं घाटों से श्रद्धालु, मैं प्रशासन से कहूँगा कि जो स्नान कर चुके हैं वो अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। अब हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे जिन्होंने आज यानी 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन स्नान किया है कुंभ में। सभी सरकार की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, बहुत
और मेरा क्षेत्र जो है मैं उसमें बड़ी सुविधा बहुत है। किस तरह की सुविधा आपको बहुत खास लगी? मेरा क्षेत्र में सुविधा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। किस तरह की सुविधा? सुविधा जैसे कूड़ा करकट जो लोग बाहर डाल देते हैं, खाने पीने की वस्तुएं इधर उधर डाल देते हैं, तो उसकी व्यवस्था जो है बहुत अच्छी की हुई है। जगह जगह पुलिस बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट करती है और सारी जो भी है व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाने की पीने की भी, और एकदम से सफाई भी अच्छी, और कैंप में जो साधु संत रहे हुए हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जब 300 बाराती कहीं आते तो व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ करोड़ों लोग आए हैं और यहाँ पन्नी रोडों पे नहीं है। इतनी सफाई व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, और यहाँ पे कुशासन बिछा हुआ है, घास की व्यवस्था की हुई है। और इसके साथ माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान संपन्न हुआ। अब मेला क्षेत्र में रह रहे कल्पवासी अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे, जिसके बाद कुंभ में भीड़ और कम होने की संभावनाएं हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब अगली खबर। इस खबर में बात तेजस विमानों पर हो रही देरी की वजह से वायुसेना प्रमुख की नाराजगी की। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह 9 फरवरी को एरो इंडिया पहुंचे। दरअसल देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल एरो इंडिया शो का आयोजन किया जाता है। इस शो में देश विदेश के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और उससे जुड़ी तमाम चीजें बनाने वाली कंपनियां आती हैं। वो अपने तमाम फाइटर प्लेन्स और उपकरणों का प्रदर्शन करती हैं और निवेशकों और खरीदारों को रिझाने की कोशिश करती हैं। इस साल का एरो इंडिया बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। आयोजन के पहले दिन यानी 9 फरवरी को ACM AP सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा बनाए जा रहे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी। इसके बाद 10 फरवरी का दिन आया। इस दिन ACM AP सिंह की तेजस के कॉकपिट से तस्वीरें आई। वो HAL एयरक्राफ्ट के बाहर खड़े तेजस इंजीनियर्स और HAL अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। requirements and what are worries. You have to alleviate those worries and make us more confident. We will. At the moment, I am just not confident of HAL, which is very wrong thing to happen. No, HAL is our own company. We all have worked there. We are just not in mission mode. Everything is हो जाएगा करेंगे. I was promised that when I come here in February, I will see 11 Mark 1A is ready minus the engine. That is what I was promised. And not a single is ready. आपने सुना कि ACM AP सिंह बार बार HAL की कार्यक्षमता पर सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्हें इस कंपनी पर खासकर तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को लेकर भरोसा नहीं है। उन्हें भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि HAL अभी तक तेजस विमानों की पहली खेप ही वायुसेना को नहीं दे सका है। HAL अधिकारियों से बातचीत के बाद जब ACM AP सिंह मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने ये बयान दिए। Are you satisfied with it? I have not flown this aircraft, so I really don't know. Ask them; they are the ones who didn't fly this thing. Thank you, sir. जब वायुसेना प्रमुख की शिकायत सामने आई तो HAL के अधिकारियों को सफाई देनी पड़ी। HAL चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील ने कहा कि तेजस की डिलीवरी में देर किसी आलस की वजह से नहीं बल्कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से आ रही थी। उन दिक्कतों को अब दूर कर लिया गया है। Concern of the air chief is understandable. Of course, the squadron strengths are going down. So we have now promised that we will have all these structures ready, and we have conveyed this. We in multiple meetings at different levels. We have conveyed this that we are building this, and once the engines are available, this will start rolling out. So I think the concern is well understood. There's no doubt on that. And as a team, all of us are focused on seeing that this comes. We will start delivering the aircraft. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब एयरफोर्स चीफ ने तेजस में देरी का मुद्दा उठाया है। 7 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित सेमिनार आत्मनिर्भरता इन एरोस्पेस वे अहेड में भी ACM AP सिंह ने कुछ ऐसी ही बातें कही थी। We need to do something, and I am very convinced that we need to get some private players in. We need to have competition. We need to have multiple sources available so that people are wary of losing their orders, that we may not get the next order.
Otherwise, things will not change. लेकिन ऐसी बातें कहने की नौबत आई ही क्यों, जानते हैं पूरी कहानी। साल 1983 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA बनाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को दिया। साल 1984 में मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और इस नियत से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA की शुरुआत हुई। साल 1990 में HAL में नए जहाज का डिजाइन तैयार किया गया। साल 1995 में इस जहाज के 2 वेरिएंट TD1 और TD2 को लोगों के सामने लाया गया। यहाँ TD का मतलब टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है। ये एक तरह का प्रोटोटाइप था, यानी पूरे जहाज का पहला मॉडल जो ये दिखाता था कि असल में जहाज कैसा लगेगा। साल 2001 में एयरक्राफ्ट के TD1 प्रोटोटाइप ने पहली उड़ान भरी। साल 2002 इस साल TD2 ने उड़ान भरी। दोनों उड़ानें सफल रहीं, यानी जहाज अब अपना फाइनल रूप ले सकता था। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा साल 1983 में प्रोजेक्ट की शुरुआत के 18-19 सालों के बाद हो रहा था। साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस एयरक्राफ्ट को चिरपरिचित नाम दिया तेजस, और इसके बाद साल 2006 से भारतीय वायुसेना ने HAL को तेजस के ऑर्डर प्लेस करने शुरू किए। पहली खेप में मांगे गए 40 एयरक्राफ्ट जिनकी आमद अभी तक नहीं हो सकी है। लेकिन ये आमद क्यों नहीं हो सकी, हमने आपको 9 जनवरी के ललन टॉप शो में विस्तार से बताया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बिंदुवार बता देते हैं। तेजस के लिए बनाया गया स्वदेशी इंजन कावेरी अपने थ्रस्ट टेस्ट में फेल हो गया। कावेरी के एवज में जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE से F404IN-20 इंजन खरीदने का करार हुआ, लेकिन इसकी भी जरूरी खेप नहीं प्राप्त हो सकी। लेकिन ये तो इंजन के लेवल की गड़बड़ी थी। HAL के रोल में कहाँ खामी स्पॉट की गई, हमने एक्सपर्ट से पूछा, आप भी सुनिए। वायुसेना अध्यक्ष ने यही कहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में उनका विश्वास निरंतर कम हो रहा है और इसकी कई वजह हैं। जो वादे HAL ने किए थे तेजस हल्के लड़ाकू विमानों को लेकर, उनके सप्लाई को लेकर, उन वादों को HAL ने निभाया नहीं है। इसकी एक बात तो ये हो गई कि अमेरिका से जो GE404 के इंजन आने थे वो इंजन समय पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो कहानी का केवल एक पहलू है। जिन विमानों को अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ बनाना था, 2016 में जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 40 विमानों को बनाकर देने की, वही पूरे 40 विमान 2025 का फरवरी का महीना है और वायुसेना को नहीं मिल पाए हैं। इसके बाद आप सोचिए, मार्क 1 के स्क्वाड्रन्स बचे हैं, मार्क 1A के स्क्वाड्रन्स बचे हैं, मार्क 2 के स्क्वाड्रन्स बचे हैं, कुल मिलाकर 180 लड़ाकू विमान आने हैं। तो जब पहले के ही 40 नहीं आए तो निरंतर ये समस्या वायुसेना के लिए बढ़ती जा रही है और ऐसे में पुराने विमानों को या तो एयरफ्रेम को लाइफ एक्सटेंशन या इंजन को लाइफ एक्सटेंशन देना पड़ रहा है और इससे देश की सुरक्षा और वायुसेना के पायलट्स की सुरक्षा दोनों ही खतरे में आ जाते हैं। चलता है एटीट्यूड जो है ये बहुत गलत है और इसीलिए वायुसेना अध्यक्ष बेहद दुखी और नाराज है। उम्मीद है कि ये कमी जल्दी पूरी हो जाएगी और सेना को किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सुर्खियां। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को साल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक केस में दोषी करार दिया है। सज्जन कुमार को सजा 18 फरवरी को सुनाई जाएगी। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे शुरू हुए थे। जनता के एक हिस्से ने सिख समुदाय के लोगों का कत्ल करना शुरू कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के आरोपी सतवंत सिंह और बेअंत सिंह सिख समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इस दौरान 1 नवंबर को पश्चिमी दिल्ली के राजनगर पार्ट 1 में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। शाम करीब 4:30 बजे दंगाइयों की भीड़ ने उनके इलाके में हमला किया था। आरोप है कि इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे। सज्जन कुमार पर मृतकों के परिवार से मारपीट का भी आरोप है। दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में इस मामले में केस दर्ज किया गया था। सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में IPC की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436 और 440 के तहत केस दर्ज किए गए थे। दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी। ट्रायल में सज्जन कुमार को दोषी माना गया था। इसके बाद उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया था।
अगली सुर्खी यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के केस से जुड़ी हुई। इस केस में लेटेस्ट अपडेट ये कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया, कॉमेडियन समय रैना, अपूर्वा मुखीजा, जसप्रीत सिंह, आशीष चंचलानी और शो के प्रोड्यूसर तुषार पुजारी और सौरभ बोथरा को 17 फरवरी को सुनवाई के लिए तलब किया है। इस बीच गुवाहाटी पुलिस की एक टीम भी इस केस की जांच के लिए मुंबई पहुंची है। ऐसा इसलिए क्योंकि शो के क्रिएटर्स के खिलाफ गुवाहाटी में भी केस दर्ज कराया गया है। अपडेट ये भी है कि महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल इंडियाज गॉट लेटेंट के अभी तक रिलीज हुए 18 एपिसोड्स की जांच कर रही है। इस जांच में उन सभी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं जो इस शो में बतौर पैनलिस्ट शामिल हुए और कथित रूप से खराब भाषा का इस्तेमाल किया। खबरों के मुताबिक इसमें इन्फ्लुएंसर तन्मय भट्ट और दीपक कलाल का नाम भी शामिल है। खबरों के मुताबिक पुलिस तमाम एपिसोड्स के शूट के दौरान मौजूद ऑडियंस से भी पूछताछ करने की प्रक्रिया में है। ऑडियंस के बयान बतौर गवाह दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा साइबर सेल ने यूट्यूब को पत्र लिखकर उन सभी एपिसोड्स को हटाने का निर्देश दिया है जिनमें अनुचित भाषा का उपयोग किया गया है। इसके अलावा समय रैना को लेकर भी अपडेट्स हैं। बता दें कि इस पूरे विवाद के बीच समय रैना को लेकर चर्चा हुई कि वो आखिर हैं कहां। अब समय रैना ने अपने वकीलों के जरिए पुलिस से समय मांगा है। उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को सूचना दी है कि वो इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और 17 मार्च को पुलिस के सवालों को फेस कर पाएंगे। इस पर पुलिस ने कहा है कि जांच का इतने दिनों तक इंतजार नहीं किया जा सकता। पूछताछ शुरू होने के 14 दिनों के अंदर आरोपी को पुलिस के सामने मौजूद होना होता है। ऐसा मैसेज पुलिस ने समय रैना की लीगल टीम को दिया है। ये तो हुई बात पुलिस एक्शन की। अब राजनीति की बात करते हैं और सुनते हैं ये बयान। पहली बात तो ये लोग कैसे भूल जाते हैं कि कानून है भारत का और सख्त कानून। चंद कुछ करोड़ों रुपए कमाने के लिए या शॉर्ट फेम लेने के लिए अचानक आप पॉपुलर होने के लिए वी आर सो कूल, वो जो कूल नो मैन ये डू यू तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी तो सरकार से आज भी यही मांग है कि इस तरह के जो शोज ऑर्गेनाइज करते हैं उस पे संज्ञान लेकर फौरी तौर पर उनके खिलाफ रोक लगाना चाहिए ताकि हमारे देश की सभ्यता परंपरा बची रहे। वरना ये डार्क ह्यूमर के नाम पे बकवास अनाप शनाप बकी जा रहे। ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगली सुर्खी में बात आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान की। उन पर दिल्ली पुलिस ने क्या आरोप लगाए, हमने आपको कल के ललन टॉप शो में बताया था। अब आरोप लग रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से अमानतुल्लाह खान फरार हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि आप विधायक ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है। इसमें क्या कहा गया है, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूँ, कहीं भागा नहीं हूँ। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं। जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आई थी उससे पहले ही जमानत मिल चुकी है। जब उस व्यक्ति ने अपने कागजात दिखाए तो पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे झूठे मामले में फंसा रही है। एफआईआर दर्ज हो जाने के तीसरे दिन तक अमानतुल्लाह खान जांच में शामिल नहीं हुए हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की ओर से किसी भी तरह का लेटर मिलने से इनकार किया है। डीसीपी साउथ ईस्ट रवि कुमार ने कहा है कि उन्हें ना तो कोई चिट्ठी मिली है और ना ही उनसे कोई संपर्क हो पाया है। देखिए, ऐसी अभी तक कोई चिट्ठी मुझे जो है अभी तक रिसीव नहीं हुई है। जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की। अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने सोमवार 10 फरवरी को आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि उन्होंने घोषित अपराधी की गिरफ्तारी में बाधा डाली, पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें धमकी भी दी। अब इस मामले में सियासत भी तेज हुई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए गलत आरोप लगा रही है। फिर से वही अपनी मनगढ़ंत कहानियां और झूठे आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाना, ये सब बंद करेगी। आम आदमी पार्टी को बिना बात के बदनाम करना बंद करेगी। अमाना जी ने बताया कि वो अपनी विधानसभा में ही हैं और भाजपा की पुलिस झूठ बोल रही है। उस चिट्ठी में बताया गया कि कैसे जिस आरोपी को पुलिस पकड़ने आई थी वो बेल पर है और जब ये कागज उसके द्वारा दिखाए गए पुलिस को तो पुलिस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए एक उल्टा केस अमानतुल्लाह खान जी पर बना रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगा तो बीजेपी की ओर से जवाब भी आया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस बार अमानतुल्लाह खान को ये करतूत महंगी पड़ने वाली है। विधायक अमानतुल्लाह खान आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। पहले भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं जहां बार बार वो कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये उनको महंगा पड़ने वाला है क्योंकि जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है कि हत्या के आरोपी को, जिसको कोर्ट का ऑर्डर है गिरफ्तार करने का, उसको बचाने की कोशिश उन्होंने की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को
कानून सख्त से सख्त सजा दे, ऐसा हम निवेदन करते हैं। अगली सुर्खी में बात फ्रीबी पर। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले फ्रीबीज के ऐलान पर जताई नाराजगी और कहा लोग मुफ्त राशन और पैसा मिलने के कारण काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसे मिल रहे हैं। ये टिप्पणी जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की, जो शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गवाई ने कहा दुर्भाग्यवश इन फ्रीबीज के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें मुफ्त राशन और बिना काम किए पैसा मिल रहा है। बेंच ने यह भी कहा कि हम आपकी लोगों के प्रति चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उन्हें समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अनुमति दी जाए। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने बेंच को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो बेघर लोगों को आश्रय देने सहित विभिन्न मुद्दों का समाधान करेगा। इस पर बेंच ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो केंद्र सरकार से ये पता करे कि ये मिशन कितने समय में लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद निर्धारित की है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखने के लिए शुक्रिया। अम्मा घी है घी बोले बेटा है पर इतना गाढ़ा कहाँ घी। जब तक छक्का चौका 1-2 न मार ले। अच्छा, छक्का चौका शर्त था वो इसी मारने के लिए, 1-2 रन हम लेते ही नहीं थे। दौड़ करके क्यों अपना फेफड़ा फूके। वो भी है उदित नारायण की यार, आप जानते हो ना मंच पे जितने भी कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट होते कोई गाता नहीं है। हाँ, वो सिर्फ लिपसिंग करते हो। वही तो कर रहा था।